गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने डिडक्शन में लेक्चर नंबर 5 डिडक्शन। डिडक्शन में हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर पांचवी क्लास। लास्ट क्लास में हमने डबल जे डबल ए ये हमने शुरू कर दिया था ना। डबल जे डबल ए हमने शुरू किया था और इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं कराए थे या कराए थे? है ना। तो डबल जे डबल ए हमने शुरू कर दिया था बट इसके एग्जाम्पल हमने नहीं कराए थे, एग्जाम्पल रह गया था। आइएगा एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बताइएगा कौन सा होगा। एग्जाम्पल तो नहीं कराया था ना, ये तो एग्जाम्पल नंबर 9 कराया है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10 ये कौन सा था? तो एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 11। पहले एग्जाम्पल कराने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। डबल जे डबल ए मिलता है सभी टैक्स पेयर को, जो चाहे ले सकता है। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि उनके ऊपर 44AB यानी टैक्स ऑडिट का प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। डिडक्शन कितना इसमें मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा जितने भी नए एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे उनकी सैलरी का 30% पहले साल और अगले 2 साल और 30% मिलेगा। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो नए एम्प्लॉय जिसके हम सैलरी का 30% देने जा रहे हैं वो एम्प्लॉय पहली बात तो नए होने चाहिए। दूसरी बात, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर वो रिक्रूट हो रहे हैं 240 डेज और 3 प्रकार के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के लिए 150 डेज एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। वो रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए। उनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए जो डिसेबल एम्प्लॉय हैं या प्राइम मिनिस्टर रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आते हो, ऐसे नहीं होने चाहिए। उनका पेमेंट, उनकी सैलरी प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड में देना चाहिए। और इसमें सैलरी जब हम निकालेंगे जिसका 30% डिडक्शन मिलना है, जब हम सैलरी निकालेंगे जिसका 30% डिडक्शन मिलना है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, रिटायरमेंट बेनिफिट और परक्विजिट्स नहीं होना चाहिए। यानी सैलरी का मतलब होना चाहिए मॉनेटरी सैलरी जिसका हम 30% लेंगे। मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉय है जिनको मैं 10,000 रुपये सैलरी देता हूं, नया एम्प्लॉय है, 10,000 रुपये सैलरी देता हूं और 4,000 परक्विजिट्स देता हूं। तो यहां जब हम काउंट करेंगे 30% का डिडक्शन तो वो 10,000 रुपये ही काउंट होगा, 4,000 जो परक्विजिट्स है वो काउंट नहीं होगा डिडक्शन की कैलकुलेशन के लिए। कुछ एडिशनल कंडीशन भी था जिसमें सीए रिपोर्ट है, जिसमें बिजनेस ट्रांसफर गोइंग कंसर्न में नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उसे हम नया रिक्रूटमेंट नहीं मानेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नया बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे नए बिजनेस में इंप्लॉय नया है तो वो नया नहीं मानेंगे। अगर हम इन बातों को हटा दें और इमेजिन करें कि एक नई कंपनी है, एक नई कंपनी है
एक जमाने में आपको मैं बता दूं कि 80JJAA बहुत पुराना सेक्शन था, मैंने लास्ट क्लास भी बताया होगा, बहुत पुराना सेक्शन है ये। एक जमाने में ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर के लिए आया था, मतलब इसके डिडक्शन के लिए सिर्फ फैक्ट्री वर्कर के रिक्रूटमेंट पर डिडक्शन मिलता था। बट आज आप देख लीजिए कहीं भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं है कि फैक्ट्री वर्कर होने चाहिए, तो आपके ऑफिस के एम्प्लॉय भी इसमें शामिल हो जाएंगे। एक जमाना था जब सिर्फ कंपनी को यह डिडक्शन मिलता था, आज की डेट में कोई भी ले सकता है अगर उनके पास 44AD एप्लीकेबल है। तो आप इमेजिन करिए कि एक सीए फॉर्म है जिन्होंने अभी शुरुआत की है, या सीएमए फॉर्म है, या कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म है, उन्होंने अभी शुरुआत की, फर्स्ट ईयर है उनके बिजनेस का, उनके प्रोफेशन का पहला साल है, और मान लेते हैं उनके पास सिर्फ 10 एम्प्लॉय है, पहला साल है, और पहले ही साल में उनका टर्नओवर 44AB को क्रॉस कर जाता है, मतलब टर्नओवर उनके टैक्स ऑडिट में क्रॉस कर जाता है। तो क्या ये पहले ही साल में जो 10 एम्प्लॉय है उसका डिडक्शन वो ले सकते हैं उनकी सैलरी का? आंसर है यस, कि 44AB एप्लीकेबल हो गया। पहले साल 0 था। जब हम ओपनिंग देखेंगे यहां पर, जब आपको मैंने कहा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू न्यू रिक्रूटमेंट, तो क्लोजिंग तो 10 होगा और ओपनिंग 0 है, ओपनिंग 0 है, तो बस 240 डेज का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 25,000 पर मंथ से सैलरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कंडीशंस हैं यहां वो अगर पूरे हों तो वो 10 एम्प्लॉय की सैलरी का 30%, 30%, 30% 3 वर्षों के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। तो किसी भी नए बिजनेस में अगर टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है तो 80JJAA लिया जा सकता है पहले साल, क्योंकि सभी एम्प्लॉय नए माने जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइए मुझे, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूं। उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये आपको समझ नहीं आया, अगर डाउट है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 कॉपी कीजिएगा। उम्मीद है अब सब आ गए होंगे। चलिए कॉपी कीजिए। दो फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करेंगे। इक्कीस 22 और 22-23। यहां पर 70 एम्प्लॉय है, मतलब हुआ 21-22 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 70। इस जगह पर हमने 40 एम्प्लॉय और रिक्रूट करे। ध्यान दीजिएगा YEE लिख रहा हूं, मतलब एम्प्लॉय, जगह कम है इस वजह से। और यहां से अगर मैं आपको डेज बता दूं, 40 के लिए अगर मैं डेज बता दूं तो ये 10 महीने हैं। एम्प्लॉयमेंट की ज्वाइनिंग ऑनवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर 10 महीने हैं। ठीक है, यहां पर हमने 10 एम्प्लॉय निकाल दिए, मैं माइनस लिख रहा हूं, इसका मतलब हुआ निकाल दिए। और इस जगह पर मैंने 5 एम्प्लॉय और रिक्रूट कर लिए। अगर यहां से हम देखना चाहते हैं कि कितने समय हमारे पास बचा हुआ है, ये टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड है 60 डेज। अच्छा, जरा सोचिए, तो यहां पर ओपनिंग कितना रहा होगा? 110, और 10 निकाल दिए तो 100 बचे, 105। यहां पर 105 एम्प्लॉय है। फिर से हम एक सपोज करते हैं कि इस जगह पर मैंने 12 एम्प्लॉय और रिक्रूट कर लिए, और यहां से अगर आपको डेज मालूम करना है एंड ऑफ द ईयर, तो ये है 11 मंथ।
compute deduction under section 80JJAA all other conditions are satisfied। सारी शर्तें पूरी हो रही हैं जो यहां पर हिडन है, जो दिख नहीं रही। सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉई is ₹20,000 per month। साथ में करेंगे, आप बस कॉपी कर लो और बताओ अगर हो गया तो। बताओ। डन डन। अब मुझे बताओ, पहले हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए निकालते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय JJAA में कितने एलिजिबल है। आप मुझे बताइए, यहां पर एडिशनल एम्प्लॉय कितने एलिजिबल है JJAA के लिए। ये 40 तो एलिजिबल मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए सैलरी तो 25,000 पर मंथ से एक्सीडिंग किसी की नहीं है। बाकी कंडीशन पूरे हो रहे हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, वो सब कंडीशन पूरे हो रहे हैं। तो सिर्फ ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट 240 दिन एटलीस्ट होना चाहिए। तो 240 दिन, देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना हो तो आपको 240 डेज अप्लाई करना चाहिए, 150 नहीं। 150 के लिए तो वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताएंगे, ठीक है। तो 40 तो हमारे लिए डन लग रहा है, क्योंकि वो 10 महीने के लिए है। लेकिन चूंकि 10 एम्प्लॉय आपने निकाल दिए तो उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो 10 निकाल दिया तो वो 30 हो गया, फिर 5 आपने रिक्रूट कर लिया तो 30 + 5 35 हो जाता। लेकिन जो 5 है वो 240 डेज के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें कितना लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूं तो मुझे 35 दिख रहा है। जो हमारा फॉर्मूला था यहां पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का, अगर हम फॉर्मूला देखें कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है हमें, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के जो फॉर्मूले हैं उस हिसाब से हमें तो यहां कितना दिख रहा है 35। लेकिन सिंस 5 एम्प्लॉई 240 डेज के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, 60 डेज में है, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी आएगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आंसर करिए जरा। आपने ठीक कहा, आंसर कीजिए। एडिशनल एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर 80JJAA 105 माइनस ओपनिंग कितना है 70 = 35। अब ये जो 35 है, इसमें भी दो संख्या हम ले लेंगे, एक 30 और एक 5। लेस देन 240 डेज, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और ये बनेगा एलिजिबल। फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट।
टोटल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हमारे पास 30 एलिजिबल हो गए, 20,000 पर मंथ की सैलरी है और 10 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट है, तो ये बनेगा 660, ये बनेगा 60 लाख, नोटेड। ये बनेगा 60 लाख, डन। डिडक्शन पर आ जाइए, डिडक्शन अलाउेबल प्रीवियस ईयर 21-22 18 लाख, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। प्रीवियस ईयर 22-23 18 लाख और प्रीवियस ईयर 23-24 18 लाख। बताइएगा। डन। हम नेक्स्ट ईयर का भी करेंगे। यहां तक क्लियर है तो बताइए। चलिए जरा हम इंटरप्रिटेशन बुक पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन बुक पर आते हैं। JAA सबसेक्शन 1 तो डील करता है कि किसको मिलेगा, जहां पर 44A भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 44A भी अप्लाई हो रहा है तो कितना मिलेगा, तो एक तो ये कह रहा है कि किसको मिलेगा, कितना मिलेगा 30%, कितने वर्ष के लिए मिलेगा वो भी बता रहे हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि कुछ कंडीशन आपको पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम डिडक्शन नहीं देंगे। पहला स्प्लिटिंग के लिए है, यहां पर स्प्लिटिंग के एक एक्सेप्शन है जिसको हम 80IA के साथ, 80IAB के साथ, 80IB इनके साथ कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक एक्सेप्शन है जहां पर आप बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे नया बिजनेस माना जाएगा। फिर से समझिए, बिजनेस को अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो यह नया बिजनेस नहीं माना जाता। ऐसा नहीं माना जाएगा कि नया बिजनेस है और आपके जो पहले साल के एम्प्लॉई हैं वो एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि इफ बिजनेस इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपने रिकंस्ट्रक्ट किया तो उसका हम डिडक्शन फिर नहीं देंगे, TJAA का डिडक्शन नहीं देंगे। क्या यहां पर एक प्रोविजो है? यस। इस प्रोविजो को हम कैपिटल गेन चैप्टर में भी कवर करते हैं, सेट ऑफ में भी कवर करते हैं, और 80IA की सीरीज है पूरी, वहां भी कवर करेंगे। तो करेंगे इसको, अभी इग्नोर करिए। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी गोइंग कंसर्न को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, तो ठीक है कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट टेक ओवर कर रहे हैं तो उस साल आप ये मत समझिए कि आपके पास नए एम्प्लॉय आ गए, JAA का डिडक्शन वहां नहीं मिलेगा। हाँ, आप टेक ओवर करने के बाद 10 और एम्प्लॉय नए रिक्रूट कर लें, वो अलग बात हो गई। लेकिन आप जो टेक ओवर कर रहे हो उसके जो एम्प्लॉय ले रहे हो वो आपके लिए वैसे तो नए होंगे, लेकिन इस सेक्शन के लिए हम नहीं मानेंगे। CA सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, यहां पर उसका मतलब बता रहे हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सप्लेनेशन है, उसका मतलब बता रहे हैं एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट
कि लास्ट अंतिम दिन और ओपनिंग इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कंसीडर करेंगे, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट होना चाहिए, यानी प्रेस्क्राइब बैंक मोड में पेमेंट होना चाहिए। पहले साल अगर आपका जॉब, पहले साल अगर बिजनेस का है तो वो जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं वो सब नए हो जाएंगे। एडिशनल एम्प्लॉय की परिभाषा में ये ध्यान रखिएगा कि हम उन्हीं को लेंगे जो 25,000 से सैलरी जिनकी ज़्यादा नहीं है। जो रेगुलर एम्प्लॉय है जो 240 दिन से या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में है और जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करते उनको हम नहीं लेंगे, डज नॉट इंक्लूड के साथ है, तो रिवर्स हम कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं 240 दिन को हम 150 दिन कंसीडर करेंगे। 3 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के लिए ये हमने डिस्कस कर लिया था। इस पर आइए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं 80JJAA के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 के सेकंड प्रोविजो को सेकंड प्रोविजो क्या कहता है जरा बताइए। फर्स्ट प्रोविजो तो कहता है कि 240 दिन को हम 150 डेज कंसीडर करेंगे अगर कोई बिजनेसमैन, कौन है, मैन्युफैक्चरर है, किस चीज का, कपड़े का या जूते चप्पल का, फुटवेयर का या लेदर प्रोडक्ट का। अब सेकंड प्रोविजो को पढ़ के मुझे बताइए, आप मुझे बताइए यहां लिखा क्या है। ट्राई करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं, बताइए। आपसे इंटरप्रिटेशन करवाना है मुझे, तो आप ट्राई कीजिए क्या लिखा है, बताइए। बस 2-3 लाइन ही तो है, ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट where employee is employed during the previous year for a period of less than 240 days or as the case may be 150 days। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉई 240 दिन या 150 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उससे कम रिक्रूट है प्रीवियस ईयर में, but is employed for a period 240 or 150 days as the case may be in immediate succeeding the year, लेकिन वही एम्प्लॉय अगले साल 240 दिन के कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, he shall, उस एम्प्लॉय को, he shall be deemed, उस एम्प्लॉय को माना जाएगा to have been employed in succeeding year, माना जाएगा कि वो अगले साल एम्प्लॉयड हुए हैं, अगले साल उन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसा मान लेंगे कि उन्होंने अगले साल ज्वाइन किया है और इस सेक्शन को अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 5 एम्प्लॉय आपके 240 डेज से कम रिक्रूट हुए हैं बट अगले साल तो पूरा 365 दिन इनकी एम्प्लॉयमेंट है, क्या हम इसे अगले साल के नए वर्कर में जोड़ रहे हैं? क्या हम इसे अगले साल के नए वर्कर में जोड़ रहे हैं? तो क्या मुझे यहां पर ऐसा कुछ लिखना चाहिए? नॉट एलिजिबल फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, however it is 5 employees shall be deemed as new for previous year 22-23। क्या ये इंटरप्रिटेशन है? ये इंडस्ट्री की डिमांड थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अमेंडमेंट डाल के इसको पूरा किया। इंडस्ट्री की डिमांड थी कि आप अगर ऐसे नेगलेक्ट कर देंगे तो होगा ये, सुन लीजिएगा, लॉजिक समझिएगा,
इंडस्ट्री ने कहा कि अगर आप इस तरीके से नेगलेक्ट करेंगे, इस 5 एम्प्लॉय के को हम डबल ए में बेनिफिट में नहीं ले पाएंगे, तो होगा ये कि इस पीरियड के बाद जब हमें पता चल जाएगा कि अब अगर रिक्रूट करा तो 240 डेज से बिलो है, तो इस पीरियड के बाद एम्प्लॉयमेंट लोग नहीं करेंगे, लोग इंतजार करेंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रुकेंगे। वो कहेंगे अगर करना ही है वर्कर तो मैं अगले साल शुरुआत में ले लेता हूं, कम से कम हमें आने वाले 3 वर्षों के लिए डबल ए तो मिल जाएगा। तो यहां पर वर्कर के एम्प्लॉयमेंट की स्पीड धीमी हो गई। ऑब्वियस है, अगर मुझे वर्कर रिक्रूट ही करना है तो मैं 2-3 महीने तो रुकूंगा। अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो मैं 2-3 महीने रुकूंगा, ताकि ये प्लानिंग का पार्ट होगा कि हम अगले साल रिक्रूट कर लें तो हमें 3 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट तो धीमी हो गई, यानी इस सेक्शन के आने का मोटिव डिफीट हो रहा था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा आप घबराइए नहीं, आप दिल लगा के जॉब दीजिए, हम अगले साल के लिए उसे नया मान रहे हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसको। यहां नोट कर लिया आपने। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। यहां तक ठीक है? यहां लिखिए आगे, प्रीवियस ईयर 2022-23 एडिशनल एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर डबल ए। क्या हमारे पास 12 जो थे, साथ में 5 डिम्ड कर लिए गए, 17 हो गए। टोटल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसका हमें 30% डिडक्शन देना है। बताइए, 12 वर्कर के लिए 20,000 की सैलरी है 11 महीने के लिए। 12 वर्कर में 11 महीने आएगा, जेन्युइन है। 5 वर्कर का बताइए, 5 वर्कर का 20,000 के हिसाब से 12 महीने के लिए काउंट करेंगे, क्योंकि अगले साल पूरे ईयर के लिए वो एम्प्लॉय है, पूरे ईयर के लिए एम्प्लॉयमेंट है। इनको इकट्ठा कर लीजिए, कितना आएगा, जोड़ के बताइएगा। नीचे वाला तो आ रहा है 12 लाख, ऊपर कितना आ रहा है? मैं करता हूं, 1 मिनट। छब्बीस और 12, 38,40,000। तो डिडक्शन अगर हम दोबारा निकालें प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए, तो वो तो 18 लाख ही रहेगा। 19-20 मतलब सॉरी 21-22 के लिए वो तो 18 लाख ही रहेगा। 22-23 के लिए अगर हम निकालें तो एक तो 18 लाख वाली गाड़ी 3 साल चल गई, प्लस इसका 30% भी मिलेगा।
3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, इसका 30% निकालिए तो जरा 11.52 लैक्स ये मिला। नेक्स्ट ईयर के लिए सेम, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई डाउट हो तो बताइए। अगर 23-24 या 24-25 में भी फिर से कोई इंप्लॉयमेंट आ जाता है तो डिडक्शन का क्वांटम चेंज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली चलेगा जैसा हमने सीखा था। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब ठीक है, तो हम आगे बढ़े। डबल जे डबल ए, उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट करते हैं। नोटेड, आइए